नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 4 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है प्राइवेटाइजिंग बैंक्स। एक दो दिन पहले हमने प्राइवेटाइजिंग बैंक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल है जो हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद न्यूज़ आइटम्स हैं अदानी फोर्स मेजर, कैबिनेट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है वो समझेंगे, और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। देन वी विल टॉक अबाउट ऑयल, और लास्ट में बात करेंगे गूगल टैक्स के बारे में। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डियर फ्रेंड्स डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 10 जून 2020 तक आपको ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईएमआई ऑप्शन। आज के लेक्चर की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या आप शेयर करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर किया कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस सीरीज़ को हम और ज़्यादा एक्सपांड करें और ज़्यादा इसको फेमस बनाएं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए वी नीड दैट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें डियर फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक एडिटोरियल है। अभी एक दो दिन पहले की ही बात है, हमने ये डिस्कशन की थी कि गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये बताया है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार जो हैं अपनी कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, वो मैक्सिमम 4 रखेगी। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल सेक्टर में गवर्नमेंट की 4 कंपनीज होगी। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन कहें तो मैक्सिमम 4 कंपनी होगी। तो इसी प्रकार से ऐसे दूसरे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। लेकिन बैंक्स की बात करें तो गवर्नमेंट जो है उनका ये डिसीजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए हमें। और अगर हम ये सेक्टर का जो एक टारगेट रखा है कि मैक्सिमम 4 कंपनीज हर एक सेक्टर में, गवर्नमेंट की 4 कंपनीज, तो 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को मर्ज कर दे, या फिर कुछ ऐसी बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दें। मैंने इससे पहले कुछ 3 बैंक्स के नाम आपको बताए थे कि शायद ये 3 बैंक्स जो हैं उसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो बताइए वो कौन सी 3 बैंक्स हैं? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट करना ना भूलें। प्राइवेटाइज करें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये जिन बैंक्स को आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है, सबसे पहले तो हमें बैंक का जो गवर्नेंस है, ओवरऑल इसका जो मैनेजमेंट है, इसमें एक ज़बरदस्त बदलाव की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक सुपरविजन फ्रेमवर्क भी रखना चाहिए ताकि बैंक के ऊपर अच्छी तरीके से नज़र रखी जा सके। राइट, बैंक का एक कैपिटल बफर हो ताकि वो कोई अगर ऐसे रिस्क्स होते हैं तो उन सारे रिस्क्स को बैंक एब्जॉर्ब कर सकें। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें फिर गवर्नमेंट के ऊपर चली जाएं। I'll give you one example. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8-9 की बात है। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तो उस टाइम पर बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स को, भारत में नहीं लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्राइवेट बैंक्स थी, तो उन बैंक्स को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन उस टाइम के माहौल, उस टाइम का जो हालात और माहौल जो थे वो एक अलग माहौल था, एक अलग हालात थे। ज़्यादातर दुनिया की बैंक्स की बात करें, यहाँ पर मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स बैंक्स, यानी कि ज़्यादातर दुनिया की जो टॉप बैंक्स आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई। तो एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं उनकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं मोनोपोली रही है, उनका एक्सपांशन ज़्यादा है और गवर्नमेंट की एक गारंटी रहती है, तो लोगों का इसके ऊपर भरोसा भी रहता है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स का काम करने का एक अलग तरीका होता है। थोड़ी प्रोसेस जो है वो स्लो होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा स्लो होती है इफ़ यू कंपेयर इट विथ प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स के ऊपर लोगों का भरोसा कब बैठेगा, कब आएगा? तब आएगा जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। मजबूत का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाएं। गवर्नेंस को जब आप इम्प्रूव करेंगे, सुपरविजन फ्रेमवर्क को जब आप इम्प्रूव करेंगे, तो परफॉर्मेंस जो है बैंक्स का इम्प्रूव हो जाएगा। हमारे देश में बैंक्स का सबसे बड़ा इश्यू ये है, खास करके
पब्लिक सेक्टर बैंक का कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एनपीए जो है वो डबल डिजिट में है। तो ये डबल डिजिट तक हम क्यों पहुंचे? फॉरेन बैंक्स जो हैं उनका सबसे कम एनपीए है, उसके बाद है प्राइवेट बैंक्स का एनपीए, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो एनपीए ये गवर्नमेंट बैंक्स का है। तो ये इसीलिए है क्योंकि फॉरेन बैंक का परफॉर्मेंस, उनका सुपरविजन, उनका गवर्नेंस प्राइवेट बैंक से अच्छा है। प्राइवेट बैंक का गवर्नेंस, सुपरविजन एक्सेट्रा जो है ये पब्लिक बैंक से अच्छा है। ऐसा वक्त आ सकता है जब गवर्नमेंट को शायद बैंक्स की मदद करनी पड़े, कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़े, जिसको कहते हैं बेल आउट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो। वरना फिर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए और चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए, एंड बैंक्स जो हैं वो अपने आप परफॉर्म करने की जो परफॉर्मेंस है उनका अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। दुनिया की जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट को ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आप इंक्रीज करते हैं दैट्स फाइन, थोड़ा बहुत लेवल इसका इंक्रीज करते हैं, इट्स ओके, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगेन सुपरविजन, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जब तक इंटरनल सिस्टम इंप्रूव नहीं होगी, मैनेजमेंट जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक सिचुएशन ऐसी ही होती रहेगी। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, अदानी की बात करें। आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है अदानी। तो सबसे पहले तो फोर्स मेजर क्या है इसको समझ लेते हैं। फोर्स मेजर रिफर्स टू ए क्लोज दैट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिमूव लायबिलिटी फॉर नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल कैटास्ट्रोफीज। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में, लेट्स से ए यानी कि अदानी, बी यानी कि लेट्स से एक बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन जो अदानी के हाथ में नहीं है, बैंक के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तब एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्लॉज होता है फोर्स मेजर का, कि तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई ऐसी नेचुरल या फिर अनअवॉइडेबल चीज़ हो गई तो फिर आप कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, मेरे और आपके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको 1 साल में मुझे 1,000 रुपये जो आपने मुझसे लिए थे वो वापस पे कर देने हैं, लेकिन फोर्स मेजर जो है उसमें ये होगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर आप मांगेंगे कि मुझे और 3 महीने दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट था 12 महीने का, लेकिन आई नीड 3 more months अंडर फोर्स मेजर, क्योंकि ये कोविड-19 की सिचुएशन हो गई थी। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। अदानी ने यह बताया है गवर्नमेंट को कि इस साल से वो 3 एयरपोर्ट, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु को जो एयरपोर्ट हैं, ये 3 प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट्स हैं, तो इनका पोजीशन जो है वो इस साल नहीं ले पाएगा। इसके पीछे मेन रीज़न है कोविड-19 की वजह से होने वाला जो डिस्रप्शन हुआ है और इसकी वजह से जो और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अदानी ने फोर्स मेजर का सहारा लिया है। अदानी ने यह भी कहा है कि जो उनको 1,000 करोड़ रुपए एक पेमेंट प्रोवाइड करना था अगस्त के एंड से पहले, अब इसको एक्सटेंड किया जाए दिसंबर 2020 तक। ये 1,000 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है उसको डिले किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट की है उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अदानी के बीच में ऑन 14 फरवरी 2020। और बेसिकली ये था कि टोटल 2018 में एक बिड की गई थी, ऑक्शन हुआ था, तो इसमें 6 एयरपोर्ट्स हैं, त्रिवेंद्रम, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु। तो ये 6 एयरपोर्ट्स ऑक्शन में कौन जीता? अदानी। तो ये 3 एयरपोर्ट्स जो हैं उनको ऑपरेट करने की शुरुआत जो है अब होने वाली थी, लेकिन अब इसको डिफ़र किया जाएगा। इसका जो पोजीशन है वो अदानी नहीं ले सकता है। एज यू नो के कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री, ये जो हॉस्पिटैलिटी की पूरी इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो गई है। तो एयरपोर्ट के ऊपर भी, मीन्स एयरपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी इम्पैक्ट होटल्स के ऊपर होगी, और होटल्स और इन सारे सेक्टर्स की इम्पैक्ट जो है वो ट्रैवल के ऊपर होगी। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इस पूरे सेक्टर का देखने को मिल रहा है और आगे चलकर और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। टोटल एसेट ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो 6 एयरपोर्ट्स की है 2,000 करोड़ रुपए, और इसको और ज़्यादा शायद, जैसे मैंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपए जो उनको अगस्त में पे करने थे, तो इसको डिफ़र करने की बात बताई है दिसंबर 2020 तक। बाकी के जो 1,000 करोड़ रुपए हैं उसका
भी शायद यही किया जाएगा, उसको डिफ़र किया जाएगा, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो एक चीज़ है कि देखिए यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर आइटम को इसलिए ऐड किया है कि अदानी जो है वो आपको क्वेश्चन अदानी के ऊपर से नहीं पूछे जाएंगे। इस न्यूज़ आइटम से आपको ये समझना है कि कैसे चीज़ें जो हैं कोविड-19 के लॉकडाउन की इम्पैक्ट जो हैं वो कैसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर देखने को मिल रही हैं। फिर बात करें कैबिनेट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में। एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट जो है उसने आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में अमेंडमेंट को या फिर जो इसमें बदलाव है इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कैबिनेट ने। इससे होगा ये कि जो कंपनीज़ हैं उनको आप आईबीसी के तहत इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, और कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो लोन डिफ़ॉल्ट्स होने वाली हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ को बचाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च से काउंट की जाएगी और लास्ट डेट जो है वो लेटर नोटिफाई की जाएगी। यहाँ पर एक ही चीज़ जो मुझे थोड़ी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि रिमेंबर इससे पहले जो हमारी डिस्कशन हुई थी, 1-2 दिन पहले की ही डिस्कशन है, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका बिज़नेस जो है वो जनवरी, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका बिज़नेस फरवरी से ही उनकी सप्लाई चेन जो है उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। अलग अलग देशों से जो माल सामान वो आता था, जो वहाँ पर गुड्स वो बेचते थे, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। तो उन कंपनीज़ को भी गवर्नमेंट को इसमें कवर करना चाहिए था। आई थिंक डिमांड होगी और आई थिंक गवर्नमेंट इसको भी कंसिडर कर सकती है आगे चलकर, इसमें और एक अमेंडमेंट हो सकता है। फिर कैबिनेट ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़, इसको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ हैं इसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरीज़, कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये बेसिकली किस लिए इसकी स्थापना की गई है, ताकि चाइना से भारत जो कंपनीज रीलोकेट होना चाहती हैं तो उनको सारी मदद प्रोवाइड की जाए। उनको बेसिकली इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो जितना हो सके उतना स्मूथली हो, उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। इसमें नीति आयोग के सीईओ, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, और डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी होंगे, और दूसरे ऐसे जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज़ हैं तो उनके भी सेक्रेटरीज़ को ऑन बोर्ड लाया जा सकता है। लेकिन इतने सेक्रेटरीज़ जो हैं, इतने लोग जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स होंगे इस एम्पावर्ड ग्रुप के। फिर एक अमेंडमेंट है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं। एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसानों को ज़्यादा इनकम मिले, एग्रीकल्चर बिजनेस में ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, इसको लेकर भी गवर्नमेंट ने एक ग्रीन सिग्नल या फिर कैबिनेट ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है। कुछ डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि किसान जो हैं वो डायरेक्टली अपना सामान किसी को भी बेच पाएंगे, तो बैरियर फ्री सेल्स कर पाएंगे, बैरियर फ्री एग्रीकल्चरल ट्रेड कर पाएंगे। किसान जो हैं वो बड़ी कंपनीज़ के साथ, होलसेलर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे, ताकि उनको एडवांस में पैसे भी मिल जाएंगे और एक एश्योरिटी भी रहेगी कि जितना सामान वो पैदा करेंगे उस सामान की XYZ जो भी कीमत तय की है उतनी कीमत जो है वो उनको मिलेगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी बदलाव किए गए हैं। फिर कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल तैयार किया है, इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इसमें मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री जो हैं उसके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, बेसिकली ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स जो हैं वो हर एक मिनिस्ट्री में स्थापित किए जाएंगे, और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इसके हेड बनेंगे। जस्ट लाइक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की तरह ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स हैं वो देखेंगे कि किस देश से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो, तो वो स्मूथली यहाँ पर आ सकें। जो भी कॉन्सेप्ट है इसके, स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, सारी डिटेल्स जो हैं प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई, इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं, तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ को प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई हर्डल्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो इनको रिजोल्व करना और सारी चीज़ें एम्पावर्ड ग्रुप तक पहुंचाना जो है वो काम करेगा ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स।
फिर कोलकाता पोर्ट जो है उसका नाम बदल कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जीके इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और ऐसे पोर्ट्स हैं जिनका नाम बदला गया था पास्ट में, तो ये नाम यहाँ पर हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वी शेप्ड रिकवरी की बात करें तो वी शेप्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो ऑल ऑफ द सडन ड्रॉप हुआ, अब ये धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। धीरे धीरे नहीं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन पिकअप हो रहा है, राइट। धीरे धीरे वॉन्ट बी द राइट वर्ड, क्योंकि वी शेप्ड की बात कर रहे हैं। तो वी जो होता है तो ऐसे ड्रॉप हुआ और उसके बाद स्काई रॉकेट। तो ये हैं वी शेप्ड डिमांड, और बताते हैं अलग अलग रिटेलर्स, अलग अलग बिजनेसेस के वी शेप्ड डिमांड रिकवरी देखने को मिली है, खास करके कंज्यूमर गुड्स में। इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ गए, फ़ोन्स हैं, एप्रल्स यानी कि कपड़े हैं, शूज़ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन इसकी डिमांड जो है वो प्री लॉकडाउन लेवल तक कई जगहों पर हमें देखने को मिली है। आईफोन की बात करें तो आईफोन ने एक फ़ोन लॉन्च किया है, कुछ SE नाम का फ़ोन है, तो उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी हुई है। फिर चाइनीज़ ब्रांड है रियलमी, तो उन्होंने एक टीवी लॉन्च किया है, तो 10 मिनट में उन्होंने 15,000 टीवी बेच दिए ऑनलाइन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक वी शेप्ड इकोनॉमी, बहुत सारी वी शेप्ड डिमांड रिकवरी हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिली है। रिटेलर्स जो हैं उनका कहना यह है कि नॉन मेट्रो सिटीज़ और टाउन में से सबसे ज़्यादा उनको डिमांड देखने को मिली है, क्योंकि 13 जितने हमारे बड़े सिटीज़ जो हैं वो रेड जोन में हैं, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो शायद इसकी वजह से बड़े सिटीज़ में से ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ब्रिक और मोटार स्टोर्स यानी कि जो नॉर्मल दुकानें हैं, तो उनका सेल्स जनवरी फरवरी में जो था उसका 70-80% तक पहुंच गया है। ऑनलाइन कंपनीज का कहना यह है कि उनका सेल जो है वो 90% जितना पहुंच गया है। और कुछ ऐसे अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनका कहना यह है कि ये वी शेप्ड जो डिमांड है वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी, ये कहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बेसिकली इंडिया का ग्रोथ जो है इस साल नेगेटिव में होने वाला है। बहुत सारी जॉब्स चली जा सकती हैं, बहुत सारे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो ये रिकवरी कितने ऊपर तक जाएगी वो देखना जो है मीन्स अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वी हैव टू वेट एंड वॉच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ऑयल की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल कि ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये डिमांड और सप्लाई का जो एक नॉर्मल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से नहीं, कुछ एबनॉर्मल चीज़ें ऐसी हुई हैं। पूरी दुनिया जनरली स्पीकिंग लॉकडाउन में थे, तो ये डिमांड सप्लाई ऑफ कोर्स इसके ऊपर लागू होता है, लेकिन ये जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई उससे काफ़ी एबनॉर्मल है। तो करंट जो प्राइस चल रही है ऑयल की, उस प्राइस को हम नॉर्मल प्राइस के तौर पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट। आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो ऑयल की प्राइस जो है वो सेटल हो जाएगी। बताया जाता है कि कुछ $40 से $45 पर बैरल इतनी कुछ प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएगी। हमारी जो स्टेट रिफाइनरीज़ हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने काफ़ी एक मौका देखते हुए उन्होंने लगभग 20% जितनी जो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट है उतना क्रूड ऑयल कम दाम में स्टोर कर लिया है। तो इससे एक साल में कुछ 25,000 करोड़ रुपीस हम बचा पाएंगे। लास्ट ईयर हमारा ऑयल बिल था $101.38 बिलियन, इस साल $79.3 बिलियन हो सकता है, बिकॉज ये जो हमने लगभग 20% जितना सेव कर लिया है इसलिए। BPCL जिसको डिसइन्वेस्ट करने की बात है, उसको बेच देने की बात है, तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि इसकी ये जो ऑयल की प्राइस कम है तो इसकी इम्पैक्ट BPCL की वैल्यू के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि 24% जितना मार्केट शेयर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का और 26% जितना LPG का बिजनेस जो है वो BPCL के पास है, और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है ताकि वेल्थ जनरेशन भी हो और ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट हों। लास्ट टॉपिक है गूगल टैक्स। गूगल टैक्स यानी कि एक इक्विलाइजेशन लेवी, 6% जितना टैक्स जो है गूगल टैक्स, इसका नाम है गूगल टैक्स, ये लगाया जाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनीज के ऊपर। जो फॉरेन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, तो इसके ऊपर 6% टैक्स लगाती है सरकार, एक लेवी लगाती है सरकार। और ये जो टैक्स हैं इसको लेकर यूएसए नाराज़ है। यूएसए का कहना यह है कि सेक्शन 301 ऑफ 1974 ट्रेड एक्ट के तहत 10 ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी शामिल हैं
तो एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और देखा जाएगा, अगर ऐसा लगा कि ये गलत टैक्स लगाया जाता है इन देशों के द्वारा तो फिर रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो यूएसए ले सकता है। मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। न्यू दिल्ली का कहना यह है कि ये कोई एंटी ट्रेड या फिर कोई प्यूनिटिव मेजर हम नहीं उठा रहे हैं, ये जो एक नॉर्मल चीज़, एक टैक्स जो लगना चाहिए वही हम लगा रहे हैं। इस साल से भारत ने ये जो इक्विलाइजेशन लेवी है इसको हर एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर लगा दिया है। जितने भी ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस भारत से होंगे, लेट्स से कि आपने यूएसए से कोई चीज़ मंगवाई लेकिन आप भारत में थे और भारत से आपने ऑर्डर किया उस चीज़ को, तो उस कंपनी के ऊपर 2% टैक्स जो है वो लगाएगी भारत सरकार। ऐसा गवर्नमेंट ने तय किया है और यूएसए इससे नाराज़ हैं। यूएसए का कहना यह है कि इससे हमारा बिजनेस जो है, हमारी कंपनीज़ का बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और हम भी आपकी कंपनीज़ के ऊपर इस प्रकार के टैक्स जो हैं वो लगाने की शुरुआत कर देंगे। यूरोपियन यूनियन ने इस यूएसए की बात को चैलेंज किया है कि आप 301 सेक्शन 301 जो हैं, ये ट्रेड एक्ट 1974 का, तो इसको आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये WTO का वायोलेशन होगा। WTO के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका वायोलेशन होगा अगर आप रिटेलिएशन करेंगे तो। लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स यूएसए और भारत के बीच में जो डिस्कशन होगी तो इसमें इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो एनीवे दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।